रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे जहाँ पर इलास्ट्रेशन 7 तक हम लोगों ने किया हुआ है। उसके बाद बीच में कुछ गैप है, फिर आई थिंक 13 14 किया हुआ। 7 के बाद क्या था पहले देख लेते। इलास्ट्रेशन नहीं, यहाँ से करेंगे। ये हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि ABC Hospital ran a critical care unit CCU in a hired building. CCU consists of 35 beds and 5 bed can be added if required. तो जो हॉस्पिटल है उसमें जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो एक हायर बिल्डिंग पे चलता है, भाड़े की बिल्डिंग पे ये जो है हॉस्पिटल रन होता है। तो इनके पास 35 बेड का कैपेसिटी है। तो ये मान लो जो जहाँ पर बेड्स है तो ये 35 बेड्स का इनके पास कैपेसिटी है। लेकिन इनको जब भी जरूरत हो तो 5 बेड ऐड कर ले, इतना स्पेस इनके पास है। गुड इवनिंग मैम। तो देखो बोला है कि इनके पास 5 more beds can be added if required। तो 35 बेड्स तो है ही, वो तो लगा हुआ ही रहता है, ठीक है। लेकिन जरूरत पे ये लोग 5 बेड, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, इतना इनके पास स्पेस है। रेंट जो है, क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग पे है हॉस्पिटल, रेंट है 75,000। सुपरवाइजर्स है 2 पर्सन 25,000 पर मंथ ईच। तो 2 सुपरवाइजर को रखा गया है, मंथली खर्चा पड़ता है 25,000 पर मंथ करके एक एक जन के लिए ईच। नर्स 4 पर्सन 20,000 पर मंथ ईच। तो नर्स को दिया गया जो सैलरी है वो है 20,000 पर मंथ। और 4 नर्स है। वार्ड वार्ड बॉय देखो 5,000 पर मंथ करके सैलरी है एक एक जन का, 4 वार्ड बॉय है। Doctor paid 2,50,000 per month, paid on the basis of number of patient attended and the time spent by them। तो डॉक्टर को जो पेमेंट दिया जाता है वो है 2,50,000 पर मंथ। और ये कैसे दिया जाता है, कितने पेशेंट को उन्होंने अटेंड किया और इसके अलावा कितना टाइम दिया उसके बेसिस पे। अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो सभी हमारे पास खर्चे मंथली बेसिस पे है, पर मंथ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो अब नेक्स्ट देखो, फॉर द ईयर मतलब पूरे एक साल का कुछ खर्चा यहाँ पर हमें बता दिया है। रिपेयर वो भी फिक्स्ड होता है, बता दिया है। फूड टू पेशेंट वेरिएबल है। अदर सर्विस टू पेशेंट, ठीक है। लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस पूरे साल भर का ये मैं बता दिया, कौन सा फिक्स्ड कौन सा वेरिएबल वो भी बता दिया, ठीक है। तो हमें और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल ये फिक्स्ड है, बता दिया है। तो देन फॉलो द क्वेश्चन। It was estimated that for 150 days in a year 35 beds are occupied। तो पूरे साल में 150 डेज ऐसा होता है जब 35 बेड ऑक्युपाई होता है, ठीक है। एंड फॉर 80 डेज, और 80 डेज ऐसा होता है ओनली 25 डेज 25 बेड्स आर ऑक्युपाइड। और 25 बेड जो है ऑक्युपाइड रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में होटल वाला क्वेश्चन किया था ना कि सीजन में ऑफ सीजन में इतने रूम ऑक्युपाइड रहते, तो वहां पर हम लोग जैसे रूम डेज निकाल रहे थे ना, रूम इनटू डेज, तो यहाँ पर भी हमें बेड जो है इनटू डे ये करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल बेड जो है उसमें
35 बेड ऑक्यूपाई रहता है, क्योंकि टोटल बेड कितना है इनका, टोटल बेड 35 ही है, तो 35 का 35 बेड ही ऑक्यूपाइड होता है। ये पूरे साल में 150 दिन होता है और 80 डेज ऐसा होता है कि 25 बेड ऑक्यूपाइड है। तो हमें सेल निकालना पड़ेगा ना, तो देखो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट निकालेगा, तो हॉस्पिटल भी तो अपना कॉस्ट निकालेगा, तो कॉस्ट निकालो या सेल वैल्यू जो भी बोला है निकालने के लिए, वो तो आगे देख लेंगे। तो हमें अगर अपना सेल वैल्यू पता करना है तो हमें सेल तो निकालना पड़ेगा, तो सेल कैसे निकालेंगे। तो ये जो पेशेंट एडमिट होते हैं, ये जो बेड ऑक्यूपाई है, ये तो पेशेंट के लिए ऑक्यूपाई है ना, मतलब पेशेंट बीमार होते हैं आते हैं तभी तो जो है वो जो है बेड ऑक्यूपाई हो जाता है। तो 35 बेड, इसका मतलब इससे हमें पैसा मिलेगा 35 बेड जब ऑक्यूपाइड होगा और जब 25 बेड ऑक्यूपाइड होगा। हॉस्पिटल हायर्ड 750 बेड एट ए चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे। तो यहाँ पर बोला था ना कि अगर जरूरत हो तो वो 5 बेड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि हॉस्पिटल ने 750 बेड हायर किया है, तो एक दिन में मैक्सिमम 5 बेड हायर हो सकता है जो एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। तो 750 बेड उनका पूरे साल भर में अगर हायर्ड हुआ है तो कितने दिन ऐसा हुआ है कि बेड हायर हुआ है वो निकालेंगे। और चार्ज लगता है 100 पर बेड पर डे, तो जो एक्स्ट्रा बेड लगाया जाता है वो एक एक बेड का चार्ज है 100 रुपए पर बेड पर डे टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। हाउएवर विद दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड। वो बोल भी दिया है, देखो 750 बेड है और ये बता दिया है कि ओ देखो 5 एक्स्ट्रा बेड ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड, 5 बेड्स ऑन ए डे, मतलब एक दिन में 35 बेड से ज्यादा मैक्सिमम 5 बेड ही जो है हायर हो सकता है, ठीक है। तो 750 बेड हायर हुआ है, मतलब ये कोई एक दिन का बात नहीं हुआ, तो एक दिन में अगर 5 ही बेड हायर हो सकता है तो 750 बेड्स अगर हायर हुए तो कितने दिन में ये हुआ है, नहीं बता सकते। मैंने बोला। वन हाँ, 150। 150, ठीक है, सही बात है। तो 150 डेज में ये 5 एक्स्ट्रा बेड जो है हायर हुआ है, ये बता दिया है। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट पर पेशेंट डे। मतलब एक पेशेंट जब एडमिट होता है तो उससे हॉस्पिटल जो है बेड चार्ज लेता है, तो उसमें हॉस्पिटल का प्रॉफिट कितना है ये पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे प्रॉफिट, कोई भी चीज का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो इफ हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट। अच्छा, तो ये सेल वैल्यू बता दिया, देखो एक एक पेशेंट से एक दिन का 2000 रुपए हॉस्पिटल चार्ज करता है। अब इस 2000 में कितना प्रॉफिट है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मेरे पास कॉस्ट रिलेटेड सारा डेटा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेल मुझे बता दिया है 2000 एक पेशेंट से एक दिन का, तो वो कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट पूछा और बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ हॉस्पिटल का। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ये पता चला कि मुझे कॉस्ट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर पेशेंट डे। तो अब हम लोग खर्चा लिखेंगे। अब क्योंकि देखो हम लोगों को वेरिएबल और फिक्स्ड बेसिस पे खर्चा बता रखा है, तो हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड बेसिस पे ही खर्चे को यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है। नॉर्मली मैंने बोला था कि अगर जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है उसमें फिक्स्ड वेरिएबल जरूरी है, बाकी सब में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जब मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल खुद ब खुद अलग अलग बता दिया है, तो हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल को कैलकुलेट करें। अच्छा, तो सबसे पहले टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब हमें लिखना पड़ेगा स्टैंडिंग चार्जेस, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस या वेरिएबल चार्जेस जो भी लिखना चाहिए। अब स्टैंडिंग चार्जेस में जो भी आएगा, तो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा वो तो क्वेश्चन में बता दिया है। रेंट आ जाएगा, देखो रेंट फिक्स्ड होता है, तो रेंट
अब रेंट कितना आएगा, 75,000 पर मंथ करके है। अब देखो हम लोग को डेटा को या तो पूरे ईयर में ट्रांसफर करना चाहिए, मतलब ईयरली डेटा बनाना चाहिए या मंथली, कोई भी एक करना पड़ेगा। अब कैसे करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ये एस्टिमेशन कैसा है। तो यहाँ पर तो 150 डेज और ये 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड ऐसे करके दिया है, और 750 डेज 150 दिन होता है। तो देखो 335 का डेटा है, देखो ये 150 आ रहा है, ये 150 आ रहा है, मतलब 300, और ये 335, तो लगभग 1 ईयर का ही बात चल रहा है। तो हम लोग ईयरली डेटा को बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेंट 75,000 पर मंथ करके 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का ये कितना होगा, 9 लाख। 900। नेक्स्ट फिक्स्ड खर्चा देखते हैं, सुपरवाइजर, ये भी फिक्स्ड हो जाएगा। सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, ये कितना होगा, 25,000 पर मंथ, 2 पर्सन, तो 25,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ करने से पूरे 1 ईयर का, ऐसा 2 लोगों को देना पड़ेगा, 2 पर्सन, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 और 12 5 60, 6 लाख। सुपरवाइजर के बाद है नर्स, तो ये भी फिक्स्ड होगा, सैलरी तो फिक्स्ड होता है नॉर्मल। नर्स कितने करके पेमेंट होता है, 20,000 पर मंथ, 4 पर्सन। 24 into 4, 9,60,000। इसके बाद वर्ड बॉय कितने हैं, 4 है, 5,000 पर मंथ करके, तो 5,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 4 लोगों का, तो 12 into 5, 60,000 into 4, 6 into 4, 24, मतलब 2,40,000। फिर इनका सैलरी के बाद डॉक्टर को जो दिया जा रहा है, अब ये डॉक्टर को जो दिया जा रहा है वो बोला है पेशेंट कितना अटेंड हो रहा है उसके ऊपर है, भले ही हमें डेटा दे दिया है बट कैसे पे किया जाएगा वो हमें बता दिया है, किस बेसिस पे। तो ये पढ़ के ही लग रहा है ये वेरिएबल है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेंट, तो पेशेंट कितने सारे अटेंड करे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो तो नंबर ऑफ पेशेंट तो चेंज हो सकता है ना, हर रोज थोड़ी ना एक जैसा होगा, तो वो फिर मेरा वेरिएबल में जाना चाहिए। अच्छा इसके अलावा देखो यहाँ तो बता ही दिया है, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड में ले लेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है एक रिपेयर है, ठीक है, फिक्स्ड में रिपेयर आ जाएगा। और क्या आएगा देखते हैं, रिपेयर्स ये 81,000, ये डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि ये पूरे ईयर का ही मुझे दिया हुआ है। अच्छा इसके अलावा ये वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये तो खुद ही बोल रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो ये तो लिखना ही चाहिए, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड, अब एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नॉर्मली फिक्स्ड होता है तो हम लोग इसको फिक्स्ड में लिख देंगे, 10 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10 लाख। अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इधर लिख लेंगे कि कितना हो रहा है, तो 9 लाख, 6 लाख, 15 लाख प्लस 9.6 प्लस 2.4 प्लस 10.8 प्लस 10 और 0.81, 48.61, मतलब 48,61,000, ठीक है, इधर लिख 1,000, ये हो गया मेरा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा इसके बाद निकालेंगे वेरिएबल,
यहाँ रनिंग नहीं लिखना है, ठीक है, वो गाड़ी के लिए लैंग्वेज एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर हमें वेरिएबल कॉस्ट लिखना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में है हम लोगों का, यहाँ डॉक्टर को दिया गया सैलरी, ठीक है, डॉक्टर फीस 2,50,000 पर मंथ, तो 2,50,000 इंटू 12। ये कितना होगा, 12 इंटू 25, 30 लाख। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फूड टू पेशेंट, अदर सर्विस टू पेशेंट, 1,83,000। फूड टू पेशेंट 8,08,000। अदर सर्विस टू पेशेंट 3 लाख। लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन 6 लाख, 7,50,000। और यहाँ तो कुछ नहीं है, और ये जो दिया हुआ था कि ये बेड हायर करने पे 100 रुपए पर बेड का पड़ता है, ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, बेड हायर चार्जेस, ये वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि डिपेंड करता है कितने लोग कितना पेशेंट का फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए वेरिएबल में लिख रहे हैं। क्योंकि 100 रुपीज फिक्स्ड है, बट कितना होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो 100 रुपीज करके हम लोग को पे करना पड़ा, कितने बेड के लिए, 750 बेड के लिए। 750 बेड एक दिन का बात नहीं है, 150 दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों को 5-5 एक्स्ट्रा बेड लेना पड़ा, मतलब बेसिकली ये 100 रुपए करके हम लोगों को 5 बेड का देना पड़ा 150 दिन के लिए, तो जितना होगा, तो ये 750 बेड लिखा हुआ है, तो ये बेड डेज है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75,000। अब ये टोटल करने पे आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी, फिर उससे सेल्स माइनस कर देंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, देखो, बताओ। 55,33,000। 55,33,000। यहाँ तो बोल रहे 56,05,000 होना चाहिए, क्या गलत हुआ है? नहीं, लिखा तो सब ठीक है, अगर फिर से देखो 56,05,000 ये होना चाहिए। हाँ मैम আসছে। 56,05,000। अच्छा, अब दोनों को ऐड भी कर लो, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो टोटल कितना आ रहा है, 48,61,000 प्लस ये वाला। वन करोड़ 46,60,000। 1,66,00,000 ये वाला आ रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब हम लोग निकाल लेते हैं इनकम, मतलब सेल्स, इनकम फॉर द ईयर, ये टोटल कॉस्ट पर एनम है, तो इनकम फॉर द ईयर कितना होगा, तो 2,000 करके हम लोग एक एक का बेड कितना ऑक्युपाई था वो हमें देखना पड़ेगा,
तो 2000 करके तो लेते ही है, 2000 पर पेशेंट पर डे, पर पेशेंट पर डे इनटू मुझे करना पड़ेगा पेशेंट डेज, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा करके फिर यहाँ पर सेल वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये टोटल कॉस्ट सी हो गया, इसको हम डी नाम दे देते हैं। अच्छा, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट डे। तो कितने बेड ऑक्यूपाई थे वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि 2000 रुपये उसी हिसाब से आया होगा। तो 35 बेड्स जो है 150 दिन ऑक्यूपाई थे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते 35 बेड्स इंटू 150 डेज। तो कितना आ जाएगा, 5250, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि 150 दिन 35 बेड ऑक्यूपाई था, मतलब 5250 बेड के ऊपर हमें 2000 रुपए करके मिल जाएगा। और 25 बेड ऑक्यूपाई था, ऐसा 80 दिन, ऐसे 80 डेज हुआ है, ठीक है। 25 25 ऐसे करके 80 दिन हुआ है कि 25 बेड ऑक्यूपाई था, तो इससे हमें 2000 नंबर ऑफ बेड ऑक्यूपाइड रहे। और जो हमें एक्स्ट्रा बेड है, एक्स्ट्रा बेड वो कितना ऑक्यूपाई है, वो है हम लोग का 750। तो वो कैसे निकला है उसका हम यहाँ कैलकुलेशन दिखा देते हैं। उसमें हो जाएगा हम लोग का 5 बेड करके एक्स्ट्रा बेड लिया जाता है, 150 दिन ऑक्यूपाई रहा होगा तभी वो 750 दिखा रहा है। तो टोटल कितने बेड का हमें बेड चार्जेस मिल जाएगा, तो ये बन रहा है मेरा 8000। 8000, ठीक है। तो टोटल 8000 बेड के ऊपर मुझे पैसा मिलेगा, मतलब 8000 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। तो एक पेशेंट का एक दिन का 2000, तो 8000 पेशेंट का कितना होगा, तो 8000 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख की कितना है। हाँ, तो इसका मतलब अब हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, जो कि पूछा था। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, डी माइनस सी करके। तो डी है 1 करोड़ 60 लाख माइनस 1 करोड़ 466,000, 55,34,000। ये हम लोग का आ गया प्रॉफिट, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉफिट बताओ कितना होगा पर पेशेंट, तो ये पर पेशेंट का प्रॉफिट निकल गया। अच्छा, फिर हम लोग को निकालने बोला है ब्रेक इवन, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आगे जाके पढ़ोगे। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता ही है, इस क्वेश्चन का कितना है, 48,61,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो, सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 1 करोड़ 60 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का 56,05,000। 1 करोड़ 3,95,000। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन अब निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे। तो ये कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से होगा। तो 1 करोड़ 3,95,000
95,000 डिवाइडेड बाय 8,000 पेशेंट, ठीक है। तो 1299.375, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। थ्री सेवन फोर वन पेशेंट डे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला से आंसर निकाल दिया। अब अगर थोड़ा सा समझाए तो एक्चुअली क्या होता है, देखो, फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग अपना नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाए। अब देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस को हम यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखो, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब हम बोल रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, तो मेरा प्रॉफिट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट जीरो कब होगा, जैसे मान लो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मेरा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। देखो, ये मैंने बहुत बार बोला है कि अगर हम लोग अपने सेल से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब बेसिकली यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, और इसका मतलब होता है कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होगा। मतलब मेरा उतना, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कितना यूनिट अगर हम सेल करें, जितना यूनिट सेल करने से मेरा ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन, ठीक है। अब देखो, जैसे हम मान रहे हैं कि मान लो मेरा सेल है 10 यूनिट, ऐसे समझो 10 यूनिट 10 रुपए करके 100 रुपए, ठीक है। अब मैंने, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 10 यूनिट पे 8 रुपए करके, मान लो ये 80 रुपीज, ठीक है। तो मेरा 20 रुपीज क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी है 20 रुपीज, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, 10 यूनिट। इसका मतलब अगर हम 10 यूनिट बेचते हैं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, सीधा बात है ये। अब मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 10 - 8 यानी कितना हो जाएगा, 2, तो 20 जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से 10 यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 20 रुपीज। तो अगर मेरा 1 यूनिट बेचने से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन है तो 20 रुपए रिकवर करने के लिए मुझे 10 रुपए बेचना पड़ेगा। और अगर हम पूरा पूरा 20 रुपए रिकवर कर रहे हैं, उससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, ये देखो, ठीक है। कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 20 और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी 20 है तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट को मुझे रिकवर करना है, ठीक है। कितना यूनिट बेचने से मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, मतलब हम ब्रेक इवन में पहुंच जाएंगे। तो ये देखो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 आ गया, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग 2 रुपए पर यूनिट करके जो है रिकवर कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपए का रिकवर करने के लिए 10 यूनिट बेचना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऐसा होता है। बाकी मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो डिटेल्स में उसे देखेंगे ही। वैसे भी किसी किसी क्वेश्चन में कहीं कहीं आया है तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन ये सब पॉइंट थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने वैसे ही निकाला। तो इसका मतलब देखो, हम लोगों ने पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकाले। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, मतलब एक पेशेंट पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इतना, ठीक है। तो एक पेशेंट से इतना कंट्रीब्यूशन रिकवर करते हैं 1299, तो फिर 48,61,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए 1299.375 के हिसाब से कितने पेशेंट से ये रिकवर करना पड़ेगा, 3741। तो 3741 पेशेंट पर डे होने से हम लोगों का जो है ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। तो देखो, ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 8 कंप्लीट है, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 9 करते हैं। इलास्ट्रेशन इलास्ट्रेशन 9 देखो क्या बोला है। फॉलोइंग आर द डेटा to Infotech Private Limited for the year 2020 to 2023। अच्छा 20 to 23 का हमें एक जो है डेटा दिया हुआ है। किस चीज का डेटा दिया हुआ है? इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई एक कंपनी है, उसका डेटा दिया हुआ है। अच्छा डेटा क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कि सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितना सैलरी देते वो बोला गया है। कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? 5 है। तो 15 लाख टोटल में दिखा रहा है। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर 2 पर्सन है 9 लाख। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख। रिपेयर मेंटेनेंस 3 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 12 लाख। तो एक साल का हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। कुछ तो सैलरी बोला हुआ है। 3 टाइप का सैलरी है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। द कंपनी एग्जीक्यूट्स ए प्रोजेक्ट XYZ। द डिटेल्स ऑफ द सेम एज आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कंपनी एक प्रोजेक्ट बना रही है जो है हम लोग का XYZ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। ये प्रोजेक्ट का काम 6 मंथ्स चलेगा। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेयर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो 6 मंथ्स के लिए चलेगा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट XYZ, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। इनके पास अवेलेबल 5 है, इनको 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस काम के लिए चाहिए। और जो प्रोजेक्ट लीडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर। अच्छा 1 प्रोजेक्ट लीडर चाहिए और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ्स एफर्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है सिर्फ 2 महीना इस काम में लगाना है, जबकि इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। बट प्रोजेक्ट मैनेजर को 2 मंथ्स ही एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन प्रोजेक्ट लीडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पूरे 6 मंथ्स का ही परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब XYZ में इनका काम पूरे 6 मंथ्स का होगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का बस 2 मंथ्स का काम होगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकट फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा जो कि है 1,87,500। 2 लैपटॉप्स were purchased at a cost of 50,000 each for use in the project। इस प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए 2 लैपटॉप खरीदे गए। एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 years। और लैपटॉप का जो लाइफ है वो 2 years है। हमें बोला है प्रीपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट का मतलब है इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने का क्या कॉस्ट होगा वो हमें पता। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। ठीक है, तो क्या क्या खर्चा होगा हम लोग लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं, पर्टिकुलर्स और एम। तो इस काम में एक प्रोजेक्ट लीडर चाहिए, तो सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर। तो इस प्रोजेक्ट के लिए अगर एक ही प्रोजेक्ट लीडर चाहिए 6 मंथ्स के लिए, तो मेरा सैलरी कितना होगा? तो ये देखो 2 पर्सन का सैलरी 9 लाख है, तो मुझे 1 पर्सन का 6 मंथ्स का निकालना है। बोलो क्या होगा? और ये 1 साल का दिया हुआ है, कितना होगा? नहीं बता सकते, ये कैसे होगा? ये अगर 2 लोगों का है तो एक जन का कितना है? ये 2 पर्सन का है ना, ये तो टोटल दे रखा है, इसमें थोड़ा ना लिखा है कि फॉर ईच। तो ये फॉर 2 पर्सन 9 लाख, और देन फॉर वन कितना हो? अलग प्रोसेस में और बोलो कितना होगा? 1,50,000।
4,50,000, तो वो 12 मंथ्स का हुआ, ठीक है। तो फिर 6 मंथ्स का कितना होगा? 2,25,000। 2,25,000, ठीक है। तो ये देखो, 9 लाख मुझे दो प्रोजेक्ट लीडर का दिया हुआ है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें एक एक लोगों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, बाकी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। 9 लाख डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक एक जन का मिल जाएगा 1 साल का, इंटू 6/12 करने से मुझे मिल जाएगा 6 महीने का। तो ये देखो, 9 लाख डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई फिर से 2, तो 2,25,000। ठीक है, मैंने तो इस तरीके से कर दिया, बट क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो तुम लोग एक वर्किंग नोट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ये देखो, हम दिखा देते हैं, यहाँ नीचे दिखा देते हैं। ये देखो, ऐसे करके एक वर्किंग नोट बना सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर मंथ एंड, देखो, ये पर मंथ का कॉस्ट और ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये कैसे निकालेंगे वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर मंथ एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। तो कैसे करके लिखेंगे, ये देखो, पर्टिकुलर्स टोटल पर एनम पर पर्सन पर एनम पर पर्सन पर मंथ, पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लिख ले, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे, तो देखो, टोटल पर एनम दिया हुआ है 15 लाख, 5 लोगों का, ठीक है। तो ये 15 लाख दिया हुआ है, ये 5 लोगों का दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5% का, ठीक है। तो पर पर्सन पर एनम कितना हो जाएगा, 3 लाख। 5 लोगों का अगर 1 साल का 15 लाख है, तो एक एक जन का 3 लाख पर एनम कर, तो पर मंथ कितना होगा, 3 लाख/12 कर लोगे तो पर मंथ पता चल जाएगा, ठीक है। 3 लाख/12 कर लोगे, पर मंथ पता चल जाएगा 25,000। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें कितने हायर करने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस प्रोडक्ट के लिए हमें 3 हायर करने हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का खर्चा ऐसे लिखेंगे, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसे हो जाएगा, हम लोगों ने कितना पर मंथ निकाला, 25,000 पर मंथ करके हो रहा है। कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने इस प्रोजेक्ट के लिए, 3, ठीक है। और वो 6 मंथ्स काम करेंगे, तो इंटू 3 इंटू 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 25, तो 4,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या निकाल लेना चाहिए था, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, जो मैंने कर दिया है, बट हम दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखोगे तो कैसे होगा, सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, कितने प्रोजेक्ट लीडर है, 2 लोग हैं, 9 लाख मिलता है, 2 पर्सन, 2 पर्सन, ठीक है। टोटल 9 लाख पर एनम, देन फॉर ईच पर्सन पर एनम 4,50,000, देन फॉर मंथली हो जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 12, 37,500। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 37, मतलब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो मैंने तो ऐसे लिख के दिखा दिया, लिख ही सकते, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे 37,000 पर मंथ करके, और प्रोजेक्ट लीडर कितने लोगों को लेना है, एक ही जन को लेना है, और वो 6 महीने के लिए काम करेंगे, तो 6 मंथ्स। तो इसका भी आंसर सेम ही आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, प्रोजेक्ट लीडर हो गया, और प्रोजेक्ट मैनेजर, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख, 6 लाख। यहाँ पर
कुछ नहीं बोला है, तो एक लोगों का एक जन का ही बोला है। टोटल पर एनम भी इतना, पर पर्सन पर एनम भी फिर इतना ही आ जाएगा, पर मंथ कितना आ जाएगा 50,000 करके। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर को कितने समय काम करवाना है, तो सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 50,000 पर मंथ। अब एक जन ही है तो हायर भी एक ही जन हुआ होगा, लेकिन इनको काम करना है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स, तो इनको 2 मंथ्स के लिए पेमेंट मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा ये खर्चा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये टोटल सैलरी का खर्चा हमें पता चल गया। और इसके बाद हम लोग को ओवरहेड का खर्चा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ओवरहेड का खर्चा है एडमिन, अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस भी है रिपेयर मेंटेनेंस है और ओवरहेड का खर्चा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। इसको यहाँ टोटल सैलरी लिख लेते हैं, टोटल सैलरी एक्सपेंस। तो 2 और 1 3 4 3 7, 7,75,000। ठीक है, 7,75,000। अब इसमें ऐड हो जाएगा ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ओवरहेड एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस में ये रिपेयर मेंटेनेंस भी हमारा ओवरहेड है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ओवरहेड है, बट इसको लगाए कैसे वो देखना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। टोटल ओवरहेड इक्वल टू रिपेयर मेंटेनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, तो पूरे साल भर का रिपेयर मेंटेनेंस और ओवरहेड का खर्चा हमें दिया हुआ है 3 लाख प्लस 12 लाख, 15 लाख। ठीक है, अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो ओवरहेड चैप्टर याद करो कैसे निकलेगा। तो देखो ओवरहेड का बेसिस क्या होता है, हमें अलग अलग बेसिस दे सकता है, आउटपुट से लेके शुरू करके बहुत सारा चीज दे सकता है, बट इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है, सैलरी, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमें ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, सैलरी के बेसिस पे, क्योंकि और तो कोई दूसरा डेटा है ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो 15 लाख जो है पूरे साल भर का, इसको हमें कैसे एब्जॉर्ब करवाना है, टोटल सैलरी के बेसिस पे। ठीक है, तो टोटल सैलरी हम लोग का कितना है, तो ये ईयर का है तो मुझे ईयरली ही लेना पड़ेगा, तो ईयरली टोटल सैलरी मेरा कितना हो जाएगा, ये देखो ये वाला। तो ये हो गया 9 + 6 15 30 लाख। ठीक है, टोटल सैलरी, क्योंकि ये पूरे ईयर का दिया हुआ है, मतलब ये जो डेटा है ये ये ईयर के हिसाब से है, तो उस ईयर का सैलरी इतना है। ठीक है, तो सैलरी बेसिस पे निकलेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चीज है ही नहीं जिसके बेसिस पे हम निकालें, तो ये हो गया सैलरी। तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरा 15/30, मतलब 0.5 ओवरहेड रेट आ गया इतना। अच्छा, 0.5 करके हमें लगाना पड़ेगा, तो 0.5 मतलब इसमें इंटू 100 कर देते हैं, तो 50% ऑफ सैलरी ऐसे बोल सकते। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी पे 50% ओवरहेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वाला हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के, 50% ऑन सैलरी, तो 50% इंटू 7,75,000, तो 7,75,000 का 50%, मतलब आधा, 3,87,500। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक खर्चा अलग से बता दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,87,500। तो ये तो हम लोग नॉर्मल जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बता ही दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए है ट्रैवल एक्सपेंसेस 1,87,500। अब टोटल करेंगे, 13,07,75,000 प्लस 3,87,500
प्लस 187,500। अच्छा, एक और खर्चा लगेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, डिप्रिशिएशन भी लगेगा। लैपटॉप लिया गया था तो लैपटॉप का कॉस्ट तो ऐड नहीं होगा, उसका डिप्रिशिएशन ऐड होगा। तो 50,000 का दो लैपटॉप लिया गया था तो 1 लाख रुपए का खर्चा। और अगर एस्टिमेटेड लाइफ 2 इयर्स है तो दोनों लैपटॉप पे कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? तो डिप्रिशिएशन तो 6 मंथ्स का लगाना है क्योंकि प्रोजेक्ट 6 मंथ्स का है। तो दो लैपटॉप एक एक 50,000 करके, लाइफ अगर 2 इयर्स है तो बोलो डिप्रिशिएशन कितना लगेगा? बताओ कितना? 50,000 करके दो लैपटॉप, 6 मंथ्स का यूज, 2 इयर्स टोटल यूजफुल लाइफ, तो डिप्रिशिएशन कितना होगा? पहले बोलो कौन से मेथड से लगेगा। मुझे कॉस्ट दिया गया है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया गया है, तो कौन से मेथड से निकलेगा? ऐसे लगे। एसएलएम, तो एसएलएम से निकाल के बोलो, सही तो एसएलएम ही होगा। तो फिर क्या हो, कितना आ जाएगा? 25,000 ईच। 25,000 इंच, ठीक है। ये देखो 50,000 का दो लैपटॉप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 2 इयर्स, ठीक है। तो ये करेंगे तो डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगा, लेकिन मुझे 6 मंथ्स का चाहिए तो 6/12। तो 50,000 मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, पर एनम डेप्रिसिएशन 50,000 और डिवाइडेड बाय 2 तो 25,000 ईच। 25,000 ईच नहीं, दोनों का मिला के 25,000, है ना? दोनों का मिला के एक एक का देखे तो फिर तो 50,000 बाई दो ऐसे हो जाएगा। एक का अगर एक एक का निकालेंगे तो 12,500 करके आएगा। अच्छा, अब ये टोटल करना पड़ेगा। तो कितना बन रहा है? 7,75,000, 3,87,500, 1,87,500 प्लस 25,000, 13,75,000, 13,75,000। ये हो गया मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। यही पूछा था कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, ये बताने के लिए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये आसान था वैसे, बस ये सब कैलकुलेट करना था। मेन यहाँ पर ओवरहेड वाला पॉइंट मुझे लगता है कि ये सोचने वाला पॉइंट था कि हम ओवरहेड को चार्ज करें तो कैसे करें, क्योंकि मुझे तो कोई बेसिस नहीं दिया हुआ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ओनली सैलरी अवेलेबल है तो मैंने उसी के बेसिस पे चार्ज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। इलास्ट्रेशन 10 में क्या बोला है? बोला है कि BHG टोल प्लाजा लिमिटेड built a 60 kilometer long highway and now operate a toll plaza to collect tolls from passing vehicle यूजिंग द हाईवे। तो बोल रहा है कि BHG टोल प्लाजा लिमिटेड ने एक 60 किलोमीटर का लॉन्ग हाईवे बनाया है, और हाईवे के ऊपर जो है इन्होंने टोल प्लाजा लगाया है। तो टोल लगाया जाता है ना, टोल कलेक्ट होता है, ताकि जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसी से रास्ता जो भी रिपेयर वगैरह मतलब मेंटेनेंस के लिए ये किया जाता है। तो गाड़ी जो भी जाएगा हाईवे के ऊपर से उनसे टोल कलेक्ट होगा, तो उन्होंने टोल बैठा दिया। द कंपनी वाज एस्टिमेटेड दैट ए टोटल ऑफ 12 करोड़ व्हीकल, ओनली सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग द 10 years टोल कलेक्शन टेन्योर। तो ये टोल कलेक्शन कितना साल चलेगा? बोल रहा है कि 10 साल चलेगा। ठीक है, कंपनी ने ये एस्टिमेट किया है कि ये 10 सालों में सिंगल टाइप ऑफ व्हीकल 12 करोड़ जो है इस हाईवे के ऊपर से जाएगा। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज फॉलोज। तो अप्रैल में टोल मेंटेन करने का जो खर्चा है, टोल को ऑपरेट करने का, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो 1 से लेके ये 4 तक ये सब खर्चा दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर बोला रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल, मतलब एक एक व्हीकल से कितना करके टोल कलेक्ट होगा वो हमें बताना है। और एक महीने में 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट पर किलोमीटर
पर मंथ वो हमें बताना, ठीक है। टोल रेट निकालने का मतलब है मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तब मुझे टोल रेट पता चलेगा कि हम एक व्हीकल को कितना, एक व्हीकल से हम कितना टोल कलेक्ट करें, तब ये मुझे पता चलेगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पता करना पड़ेगा। कॉस्ट के लिए तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, तो हम लोग को मंथली कॉस्ट दिया हुआ है, क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दिया हुआ था, तो पहले हम वो लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला खर्चा है सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल। जो ये टोल कलेक्ट करते हैं उनको कितना सैलरी दिया जाता है, तो लिखा हुआ है 3 शिफ्ट 4 पर्सन पर शिफ्ट 550 पर डे पर पर्सन। अच्छा, तो बोल रहा है कि 3 शिफ्ट में काम होता है, 4 लोग एक एक शिफ्ट में रहते हैं, और 550 पर डे पर पर्सन को मिलता है। मतलब सीधा बात है, एक जन को एक दिन का 550 रुपए मिलता है, ठीक है। 4 लोग काम करते हैं, 3 शिफ्ट में काम होता है, हर एक शिफ्ट में 4 लोग है। जैसे मान लो एक मॉर्निंग शिफ्ट हुआ, ठीक है, जैसे कि एक मॉर्निंग शिफ्ट हुआ, वहां पर 4 लोग है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर मान लो एक जो है डे शिफ्ट हुआ, यहाँ भी 4 लोग काम करेंगे, और एक मान लो नाइट शिफ्ट हुआ, तो यहाँ भी 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और सबको कितना देना है, एक दिन का 550 550 550 ऐसे करके सबको मिलेगा, ठीक है। तो फिर पूरे मंथ का कितना खर्चा हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो बोल सकते हो कितना होगा पूरे मंथ का खर्चा। तो एक जन को अगर 550, एक शिफ्ट का निकालो ना, एक जन को अगर 550 देंगे तो 4 जन को कितना मिलेगा। तो एक जन को 550 देंगे तो 4 जन को कितना मिलेगा, ये नहीं बोल सकते हम लोग। क्या करें, तो बैठे रहते हैं, जब बोलोगे तब लिख लेंगे। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या। आ रहा है ना? कोई आंसर क्यों नहीं है। मैंने ऐसे क्या पूछ लिया, बच्चों वाला चीज तो पूछा है, कोई बड़ों वाला चीज तो पूछा ही नहीं। और जब एक जन को 550 देते तो 4 जन को कितना, मतलब एक जन को 10 रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा 4 जन को दे रहे हैं तो कितना रुपए दे रहे, नहीं बोल सकते। ये लो भाई, तुम 550 लो, तुम 550, तुम 550, तुम 550, तो टोटल कितना खर्चा हुआ नहीं बोल सकते एक बार में। तब और क्या टू करें। थाउजेंड कितना। 2200। तो ऐसा ऐसा करके मुझे 2200 करके मुझे 3 बार देना है, 3 शिफ्ट होगा ना, तो 2200 करके 3 बार देना है, तो कितना हो जाएगा। 6600। 6600, ठीक है। ये एक दिन का हो गया, क्योंकि एक दिन में ये 3 शिफ्ट होगा। अब मुझे पूरे मंथ का निकालना है, अप्रैल का। अप्रैल 30 डेज का होता है, तो 30 डेज का कितना हो जाएगा। 1,98,000। हम्म, ये पूछा है और कुछ तो पूछा है। तो लिखो, देखो ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट इनटू
पर्सन पर शिफ्ट इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू एट द रेट ऑफ पर डे पर पर्सन, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, इस बेसिस पे। तो देखो 3 शिफ्ट होगा, इनका जो काम है, इनका काम 3 शिफ्ट में होता है। एक शिफ्ट में 4 लोग काम करते हैं, 30 डेज काम चलेगा और 550 करके मिलेगा। तो इसका आंसर आ रहा है 1,98,000। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सैलरी टू सुपरवाइजर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? तो 2 शिफ्ट में काम होगा, 1 पर्सन पर शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट होगा। हर एक शिफ्ट में एक 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 जन काम करेगा, 750 पर डे पर पर्सन। तो फिर कितना हो जाएगा? एक जन को 750 रुपए देना है, तो 2 जन को 750 इंटू दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? शायद 1,500 करके इंटू 30 डेज का करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 शिफ्ट में काम होगा, ठीक है, एक ही पर्सन, एक पर्सन पर शिफ्ट में एक जन करके, तो 2 शिफ्ट में 2 लोग काम करेंगे। और पेमेंट कितना करके हो रहा है? 750 करके एक जन का, ऐसे 30 डेज का निकालना पड़ेगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 150 इंटू 30, 45,000। अच्छा, फिर सैलरी टू सिक्योरिटी पर्सोनल। इनको किस तरीके से पेमेंट होता है? तो इनका भी 3 शिफ्ट में काम होता है, 6 लोग पर शिफ्ट, मतलब पूरे एक दिन में 12 लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। एक शिफ्ट में 6, एक शिफ्ट में 6, तो 450 करके पर डे पर पर्सन। तो 6 लोगों का 450 करके कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 3 शिफ्ट होगा, 6 लोग एक शिफ्ट में काम करेंगे, 30 डेज का मुझे निकालना है, और 450 करके, तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 30 इंटू 450, तो ये हो गया 2,43,000। फिर बोल रहा है टोल बूथ मैनेजर, सैलरी टू टोल बूथ मैनेजर। तो इनको पेमेंट कैसे मिलता है? 2 शिफ्ट में काम होता है, 1 पर्सन पर शिफ्ट, मतलब सारा दिन में 2 लोग काम करता है, 2 शिफ्ट, एक एक जन एक शिफ्ट में काम करता है, 30 डेज का इनका सैलरी निकालना पड़ेगा, और इनको दिया जाता है 900 पर डे पर पर्सन। तो एक जन को 900 रुपए मिलता है, तो 2 जन को 900 इंटू टू 1800, 1800 एक दिन का, तो 30 डेज का 18 इंटू 30, तो 54,000। अच्छा, यहाँ तक तो कर लिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी 8 लाख, ये हमें बता दिया है, लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन मेंटेनेंस। 8 लाख, 1,40,000, 30 लाख। 8 लाख, 1,40,000, 30 लाख। अच्छा, इसके अलावा एक बोला है कि मंथली डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी 1.50 करोड़। तो ये तो बता दिया है कि कितना है, तो डिप्रिशिएशन मंथली, तो इसका मतलब अप्रैल मंथ का हो जाएगा डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन 1.5 करोड़, मतलब 1,50,00,000। फिर इसके बाद क्या बोला है? फर्दर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो बोल रहा है कि इन्होंने प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट रखने का सोच रखा है। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट बताओ कितना आ रहा है? हाँ,
1,94,80,000. 1,94,80,000 ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, मतलब एक महीने में 1 किलोमीटर जाने का कॉस्ट कितना होता है। तो ये तो हम लोगों ने निकाला है, एक महीने में टोटल किलोमीटर जाने का हम लोगों का कॉस्ट हो गया। तो एक महीने में टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल होता है वो क्वेश्चन हमें दे दिया था। ये देखो 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है, ठीक है। तो पूरे मंथ का खर्चा दिया है, तो पूरे मंथ में कितना किलोमीटर ट्रैवल हुआ होगा, 60 किलोमीटर। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन ये निकालने के लिए बोला है, कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर ट्रैवल पर मंथ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट पर मंथ 1,94,80,000 और टोटल किलोमीटर ट्रैवल 60 किलोमीटर, क्योंकि हाईवे पूरा 60 किलोमीटर का है, तो उतना ही होगा। अब ये डिवाइड करने से जितना आएगा उतना हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट पर किलोमीटर पर। ये देखो, सेकेंड हमें बोला है टोल रेट पर व्हीकल। रेट मतलब सेल्स, तो टोटल टोल रेट पर मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल पर मंथ ट्रैवल। ये अभी तक नहीं निकला, ये वाला। 3,24,667. 3,24,666.67 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला था, ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोल रखा था कि टोटल कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। तो रेट यानी सेल वैल्यू चाहिए, तो टोटल टोल रेट पर व्हीकल, एक एक व्हीकल का, ठीक है। तो टोटल टोल रेट सब पर मंथ निकलेगा, क्योंकि मेरे पास तो पर मंथ डेटा ही अवेलेबल है। तो टोटल टोल रेट कितना हो जाएगा, रेट मतलब सेल वैल्यू। तो देखो सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। तो कॉस्ट तो मुझे पता है 1,94,80,000, 1,94,80,000 ये मेरा कॉस्ट है। अब कॉस्ट पे आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना लगा रहा है, 25% ओवरऑल, ओवर ऑन कॉस्ट। तो इस पे 25% लगा है, डायरेक्टली बोल ही दिया है। अब ये हो गया मेरा टोटल टोल रेट, और ये मंथली रेट है तो पर मंथ। नंबर ऑफ व्हीकल जो कि नंबर ऑफ व्हीकल जो ट्रैवल करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल कैसे निकालेंगे, तो वो निकाल लेते हैं वर्किंग नोट बना के। तो देखो व्हीकल ट्रैवल पर एनम, पूरे साल में कितना व्हीकल ट्रैवल करेगा वो हमें दिया हुआ है। ये देखो 12 करोड़ व्हीकल ये पूरे 10 साल में ट्रैवल करेगा। तो हर एक साल में कितना व्हीकल ट्रैवल करेगा, अगर 10 साल में 12 करोड़ व्हीकल ट्रैवल करेगा, ऐसा इनका एस्टिमेट है, तो हर साल कितना व्हीकल ट्रैवल करेगा। ओ, पता नहीं ऐसा बोल क्यों नहीं रहे हो। 12 करोड़ के लिए 12 करोड़ व्हीकल 10 साल में ट्रैवल करेगा, तो एक साल में कितना ट्रैवल करेगा ये नहीं बोल सकते। 1 2 के बच्चे को पूछो, बोल के। 1,20,00,000. 1,20 तक, ठीक है, 1.2 करोड़। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 10, तो 1.2 करोड़, ठीक है। ये मुझे पर एनम मिल गया, बट मुझे तो पर मंथ का डेटा चाहिए। तो व्हीकल ट्रैवल पर मंथ कैसे निकालोगे, अगर पूरे साल में 1.2 करोड़ व्हीकल ट्रैवल होता है, तो एक महीने में कितना ट्रैवल होता होगा, तो कैसे निकालोगे 1.2 करोड़, 12 महीने में इतना, तो एक महीने में कैसे निकालोगे, By 12. बाई 12। तो बोलो कितना आएगा।
कितना है? 10 lakh. 10 लाख आ रहा है, अच्छा मतलब 0.1 करोड़ यानी 10 लाख, ठीक है। 10 लाख नंबर ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पर 10 लाख से डिवाइड करेंगे तब पता चल जाएगा कि टो, टोल रेट पर व्हीकल कितना होगा। अच्छा अब ये ऊपर वाला कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कितना हो रहा है। 1,94,80,000 इंटू, अपने आप कैलकुलेट हो जा रहा है, कैलकुलेट इंटू 25% प्लस 1,98,00,000, सॉरी 94,80,000, 2,43,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, ₹24.35। तो टोल रेट पर व्हीकल इतना हो जाए, रेट हम लोग का इतना होगा और कॉस्ट हम लोग का पड़ रहा है, ये हम लोग का पूरे मंथ का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक एक व्हीकल का निकालने बोलेगा तो इसको 10 लाख से डिवाइड करने से पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग इसको 10 लाख से डिवाइड करते हैं ना, ये देखो 324,666.67 डिवाइडेड बाई 10 लाख, एक एक व्हीकल का कॉस्ट पता चल जाएगा। एक एक व्हीकल का कॉस्ट इतना हो गया। अब इस पे 25% लगाओ, ठीक है, प्लस वही वाला जो आया था पॉइंट समथिंग, कितना आया था ना, 0.32। तो ये देखो 0.32466 ऐसे करके, तो ये हम लोग का, ये इतना कम कैसे आ? ये पर मंथ का कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल किलोमीटर ट्रैवल पर मंथ। 1 किलोमीटर का खर्चा, अच्छा ये 1 किलोमीटर का खर्चा निकला है, 1 महीने का। ये भी निकल जाएगा, 24.35 करेंगे तो निकल जाएगा, मतलब 24.35, ये जो सेल वैल्यू है इस पे देखते हैं एक सेकेंड। 24.35 मेरा आया क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सेल वैल्यू बोल रहा है, तो सेल पे प्रॉफिट कितना होगा, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल पे सेल पे कम होगा, 1/6 होगा, तो ये हो जाएगा -24.35। तो ये आ जाएगा 20.29 करके कॉस्टिंग आना चाहिए, 20.29। 25 नहीं, कुछ तो गलत होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम ये जस्ट कहना चाह रहे थे कि अगर मैंने ये निकाला है कि कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ, 1 किलोमीटर जाने का कॉस्ट कितना है, तो 1 किलोमीटर जाने का ये 1 महीने का कॉस्ट है, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो निकाला है एक गाड़ी के बेसिस पे निकाला है। अच्छा तो 1 महीने में कितना गाड़ी चलता है वो तो हम लोगों ने निकाला है, 10 लाख गाड़ी चलता है, तो एक गाड़ी का खर्चा निकल जाएगा, तो उस पे फिर कॉस्ट लगाएंगे तो यही आना चाहिए। शायद कुछ गलत कैलकुलेशन होगा मेरे से, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है, बाकी करके देख सकते हो तुम लोग ट्राई करके। हम जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो जो मेरा ये टोल रेट निकला, इसका मतलब तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट अगर पता चल जाएगा तो हम लोग ये 24.35, ये देखो ये कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। तो हम जस्ट इससे बैक कैलकुलेशन, मतलब जस्ट ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि हो रहा है कि नहीं, होना चाहिए। ये बाई चांस किसी वजह से मेरे से नहीं हुआ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा मैंने। 3,24,666.67 ये हम लोग का पर मंथ का कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्चुअली कितने, तो इसका मतलब ये 10 लाख गाड़ी का ही कॉस्ट दे दिया है, तो एक गाड़ी का कॉस्ट, तो इसको डिवाइड करने से आएगा, फिर इस पे 25% लगाने से ये आ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं समझ में आया, आना तो चाहिए। 0.324, ये मेरा आ जा रहा है।
पता नहीं क्या गलत है, छोड़ो, बोला तो नहीं कुछ करने की, बाद में देखो क्यों नहीं। अच्छा, ये इलास्ट्रेशन 11 जो है ये काफी बड़ा है, तो इसको हम लोग सबसे एंड में करने वाले हैं, इसको स्किप कर देंगे। इलास्ट्रेशन 12 ये वाला करते हैं। यहाँ पर बोला है कि लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC का काम होता है यहाँ पर। लास्ट ईयर इट लॉन्च्ड ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस, तो इन्होंने नया एक पॉलिसी निकाला है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के लिए, और उसका नाम भी दे दिया है प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम दिया है। द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फॉर द पॉलिसी, इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने लास्ट ईयर जो खर्चा किया है वो हमें बताया। पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विस कॉस्ट, क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, IT कॉस्ट, पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, इम्प्लॉइज कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड, कितने पॉलिसी इनके बिके, 528 पॉलिसी बिके, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 1320 करोड़, ठीक है। इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब हो जाता है कि जितने लोगों ने पॉलिसी किया तो उससे इंश्योर्ड वैल्यू इतना निकल के आया है 1320 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है करने क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन प्लस पॉलिसी, तो जो नया पॉलिसी लाया गया है उस पॉलिसी का टोटल कॉस्ट हमें निकालने के लिए बोला है। सेग्रीगेशन द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज नेमली, अब जैसे हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल रनिंग इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं कॉस्ट को, यहाँ पर हमें 4 नाम दे दिया है, ये 4 नाम के अंडर ही हमें इस कॉस्ट को डिवाइड करना है। एक नाम दिया है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, एक दिया है ऑपरेशन, एक दिया है IT और एक दिया है सपोर्ट फंक्शन, तो ये 4 हेड के अंदर हमें कॉस्ट को अलग अलग दिखा के इस पॉलिसी का टोटल कॉस्ट निकालना है। फिर निकालना है कॉस्ट पर पॉलिसी, वो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसी करने से पता चल जाएगा 528, क्योंकि 528 पॉलिसी के लिए ये खर्चा है, तो एक एक पॉलिसी के लिए कितना खर्चा है वही होता है कैलकुलेट कॉस्ट पर पॉलिसी। फिर बोला है कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, तो इंश्योर्ड वैल्यू जितना है उसका कॉस्ट पर रुपी कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंश्योर्ड वैल्यू करेंगे तो पता चल गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो इलास्ट्रेशन 12, ठीक है, 11 मैंने गैप रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस, और क्या हेड यूज करना है वो हमें बता दिया है क्वेश्चन, एक है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, ऐसा नाम दिया, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशंस, ठीक है, हम एक मिनिमम जगह छोड़ रहे हैं, IT सपोर्ट फंक्शन, IT सपोर्ट फंक्शन, ये 4 हेड के अंदर हमें कॉस्ट को बाइफरकेट कर लेना है अपने हिसाब से, इसका कोई रूल्स नहीं है, हमें पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है, मतलब कौन से हेड के अंदर क्या जाना चाहिए। चलो पढ़ के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, अच्छा फिर बोल रहा है सेल्स सपोर्ट, अच्छा देखो जो सपोर्ट लिखा हुआ है ना वहां पर हम लोग ये सेल्स सपोर्ट वाला लिख सकते हैं जहां सपोर्ट लिखा हुआ है। अच्छा सेल्स सपोर्ट नहीं, पढ़ लेते पहले, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम मैनेजमेंट, IT कॉस्ट,
तो आईटी के अंदर आईटी कॉस्ट, ये तो कंफर्म है, ये यहीं पर आएगा, आईटी के अंडर आ जाएगा आईटी कॉस्ट। इसमें तो कोई सोचने वाला बात है नहीं। 74,32,000, 74,32,000 इधर घट गया है, 74,32,000। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या है, इम्प्लॉय कॉस्ट है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अच्छा, सबसे पहले मार्केटिंग और एक सेल सपोर्ट था, ये देखो सपोर्ट फंक्शन, सेल सपोर्ट दोनों है। मार्केटिंग रिलेटेड खर्चा कौन सा है, तो मार्केटिंग रिलेटेड खर्चा है कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, ये इसमें आएगा। ठीक है, तो पढ़ पढ़ के जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी, वो तो मार्केटिंग का ही है। 45,20,000। फिर सेल्स सपोर्ट, सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस, तो ये तो सेल सपोर्ट बोल ही दिया है, तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। $11,45,000 सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर देखते हैं और क्या क्या है। अब देखो, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि क्या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो काम के अंदर ये आ जाएगा, देखो एक आ जाएगा मेरा क्लेम मैनेजमेंट, मतलब कोई क्लेम मांगेगा तो उस क्लेम का क्लियरेंस करना, तो क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट आना चाहिए। पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट आना चाहिए, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट आना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाया है, तो इस पे क्या क्या इनको काम करना पड़ता है, कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी इशू करना पड़ता है, फिर उसका सर्विस कॉस्ट हो सकता है, क्लेम, अगर किसी का पॉलिसी मैच्योर हो गया, क्लेम मिल रहा है तो क्लेम। ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारा ऑपरेशन कॉस्ट में आना चाहिए। तो पॉलिसी issuance cost, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, क्लेम्स मैनेजमेंट कॉस्ट, 10,05,900, 35,20,700, 10,05,900, 35,20,700, और क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट जो है 1,25,600। तो ये लिख लिया आईटी कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद है पोस्टेज, लॉजिस्टिक, फैसिलिटी कॉस्ट, इम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो ये सब हमारा सपोर्ट फंक्शन हो जाएगा। देखो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत सारे कामों के लिए सपोर्ट करेगा, इंक्लूडिंग ये पॉलिसी। इसके अलावा बाकी जो पॉलिसी ये लोग चलाते हैं उसके लिए भी वही सेम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा, वही सेम इम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, वही फैसिलिटी, पोस्टेज, लॉजिस्टिक का सारा खर्चा जो है होगा। तो ये बाकी सारे खर्चे जो है हमारे इसमें आ जाने चाहिए, पोस्टेज, लॉजिस्टिक, फैसिलिटी कॉस्ट, इम्प्लॉय कॉस्ट, ये हमारे सपोर्ट फंक्शन में आ जाने चाहिए। तो पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, क्योंकि ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ जो इसी पॉलिसी के लिए हो रहा है ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये सपोर्टिव फंक्शन की तरह काम करेगा। फैसिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फैसिलिटी कॉस्ट है 15,24,000, 5,60,000, 16,20,400, 10,25,000 के बाद है 15,24,000, 5,60,000 और 16,20,400। अच्छा, तो सभी लिख लिया, एक शायद बाकी रह गया, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। तो पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ जाना चाहिए, वो हमारा
इसका मतलब पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट मार्केटिंग में जाना चाहिए, पॉलिसी डेवलपमेंट करने का खर्चा। तो इसमें हम लोग कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, तो मार्केटिंग हो गया ना, सेल या मार्केट रिलेटेड। तो 11,25,000। तो ये हमें खुद से ही समझना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा। देखो ये बोला है मार्केटिंग, तो देखो ये मार्केटिंग लैंग्वेज है, यहाँ दे देना चाहिए। सेल्स सपोर्ट बोला, ये सेल्स सपोर्ट लैंग्वेज ही था, तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया। आईटी लैंग्वेज जहां था वो कॉस्ट मैंने आईटी में दे दिया, ठीक है। ये सब में तो कोई मतलब सोचने का बात ही नहीं था। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन, तो ये एक पॉलिसी जब कोई लेता है तो उसमें क्या क्या टास्क होता है, तो पॉलिसी इशू करने का, सर्विस क्लेम मैनेजमेंट का, तो वो हो गया ऑपरेशन रिलेटेड खर्चा, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट फंक्शन, मतलब जो सिर्फ पॉलिसी के लिए नहीं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सब, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए सपोर्टिव काम कर रहा है। तो ये देखो पोस्टेज, लॉजिस्टिक, ये सब जो खर्चा है, तो ये सपोर्टिव फंक्शन के लिए काम कर, मतलब सिर्फ इस पॉलिसी के लिए नहीं, बाकी सारे पॉलिसी के लिए करता है, तो इसके लिए सपोर्टिव फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसका टोटल करना है, करने से हमें पता चल जाएगा टोटल कितना होगा। क्या टोटल क्वेश्चन में किया हुआ है? नहीं किया हुआ है, तो मुझे खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना। 45,20,000 45,20,000 प्लस 11,45,000, 11,25,000 प्लस 10,05,900, 35,20,700, 1,25,600, 74,32, 10,25,000, 15,24,000, 15,00,000, 5,60,000, 11,20,400, 2,31,03,600। बट आंसर बोल रहा है 2,36,00,000 होना चाहिए। ओ अच्छा, ये 16 लाख है, मैंने 11 लाख कर दिया, मतलब 5 लाख कम। 5 लाख इसमें ऐड करने से क्या 36 हो जाएगा? 3,600, ठीक है। ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग को दो दो डेटा कैलकुलेट करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पॉलिसी, एक एक पॉलिसी का कॉस्ट कितना पड़ता है। तो 2,36,36,03,600 ये कॉस्ट पड़ता है कितने पॉलिसी के लिए? 528 नंबर ऑफ पॉलिसी के लिए। तो एक एक पॉलिसी के लिए कितना पड़ेगा? ₹44,703.787, मतलब 79 अप्रोक्सीमेटली इतना पड़ेगा पर पॉलिसी। अच्छा, और निकालने बोला है कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। तो कॉस्ट है 2,36,03,600 और इंश्योर्ड वैल्यू बना है 1,320 करोड़। डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। 2,36,03,600 डिवाइडेड बाई 1,320, तो ये आ जा रहा है 17। जब 1,320 करोड़ है, तो मुझे इसको भी फिर ये दोनों, ये इतना करोड़ है, उतने सारे जीरो लगाना पड़ेगा, तब तो सही आंसर आएगा। 1,320 और 7 जीरो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इतना आ जाएगा 0.00178, तो 18 अप्रोक्स, ठीक है।
तो ये हम लोग का हो गया कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। 13 वाला हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में कर लिया था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 13 और 14, नहीं हाँ ये रहा 13 और 14 कर लिया था, ठीक है। 13 हो चुका है, 14 भी हो चुका है। 15 वाला हम लोग कर सकते हैं, आसान है। 15 इलास्ट्रेशन 15, बस 11 एक मैंने बाकी रखा है, अभी 15 कर रहे हैं, आगे और है कि नहीं देखना पड़ेगा। एक और 16 भी है, ठीक है। चलो वो शायद यहाँ एडेड नहीं है, हम ऐड कर लेंगे, बट ठीक है। 15 में बोला है सोलर पावर लिमिटेड हैज ए पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट पर डे ऑन एन एवरेज, इट ऑपरेट्स एट 85% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इसका जो कैपेसिटी है उससे 85% ही बस ये काम कर रहा है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज एज अंडर, तो जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो बता दिया है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट आवर ऑफ पावर, तो बोल रहा है 1 किलोवाट पावर जनरेट करने का खर्चा क्या है वो हम लोग को कैलकुलेट करके बताने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो ये खर्चा हम लोग को पूरे एक साल का दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज एज अंडर, ये पूरे एक साल का दिया हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट पर ईयर पर ईयर पर ईयर पर ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे अगर टोटल कॉस्ट पर ईयर का दिया हुआ है तो पूरे एक साल में कितना पावर जनरेट होता है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एस्टिमेटेड पावर जनरेशन इन ए ईयर, पावर जनरेशन इन ए ईयर, ठीक है। तो एक साल में कितना पावर जनरेट होता है, तो कैपेसिटी है 1000 बट 85% यूटिलाइज होता है, तो 1000 मेगावाट इंटू 85%, ठीक है। अब 85%, अब ये 1000 मेगावाट पर डे होता है, ठीक है। 1000 मेगावाट पर डे, तो इसका मतलब इंटू 85% इंटू 365 करना पड़ेगा, तो मुझे एक साल का पता चलेगा। 1000 मेगावाट एक दिन में प्रोडक्शन कर सकता है, बट 85% कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, तो 850 मेगावाट एक दिन में जनरेट होता है, तो 365 डेज में हो जाएगा 3,10,250 मेगावाट, ठीक है। इतना एक साल में जनरेट होगा। अच्छा अब हमें निकालना है कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ 1 किलोवाट पावर जनरेशन कॉस्ट। देखते हैं कितना होगा, क्या क्या कॉस्ट है, तो ये तो हमें बता ही दिया, लाइन बाय लाइन लिख के ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले है इम्प्लॉय कॉस्ट 2500, इम्प्लॉय कॉस्ट पर एनम 2500, सब है इन लैख। अच्छा फिर इसके बाद है सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट 250, सोलर पैनल मेंटेनेंस कॉस्ट 250, साइट मेंटेनेंस 150, साइट मेंटेनेंस कॉस्ट 150, साइट मेंटेनेंस कॉस्ट 150, और डेप्रिशिएशन 5940, डेप्रिशिएशन पर एनम 5940, तो टोटल करते हैं 8840, टोटल कॉस्ट। ये हो गया पूरे साल भर का कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ
generating मेगावाट कितना होगा? तो 8840 ये मेरा पूरे एक साल का 1 किलोवाट जनरेट करने का है। और 31025, ये देखो 310,250 इतना मेगावाट पावर जनरेट होता है, ठीक है। और इसमें मेरा खर्चा होता है 8840, ठीक है। तो फिर 1 मेगावाट पावर जनरेट का कॉस्ट मुझे पता चल जाएगा डिवाइड करने से। 310,250 डिवाइडेड बाई 8840, तो कुछ इतना आ रहा है 30। कैलकुलेट, अच्छा 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट। अच्छा, हमें 1 किलोवाट का निकालने बोला है। 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट। अच्छा, तो फिर 1 मेगावाट जो निकल रहा है मुझे 1000 किलोवाट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, लोगों ने कुछ बोला नहीं। देखो, इतने इतने किलोवाट के लिए इतना रुपए खर्चा हो रहा है, तो 1 किलोवाट के लिए 8840 रुपीज डिवाइडेड बाई ये होना चाहिए ना 3,10,250। ये 1 मेगावाट का निकलेगा। फिर हम लोग किलोवाट का निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किलोवाट में आंसर मांग रहा है ना, तो इसलिए 310,250। तो ये हो गया 0.02849 इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 मेगावाट, और कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट, तो 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट, तो फिर इंटू इसमें 1000 करना पड़ेगा। तो 0.02849 जो भी आया इंटू 1000 कर देते हैं, तो आंसर पता चलता 1000 किलोवाट। 1 किलोवाट निकालना है। 1 मेगावाट मतलब 1000, तो मुझे 1 किलोवाट का, तो 1000 का इतना आ जाएगा, तो 1 किलोवाट का कितना आ जाएगा? अच्छा, ये 1000 किलोवाट का आ रहा है, तो 28.49, तो 1 किलोवाट का कितना आ जाएगा? तो इससे कम, 28.49 डिवाइडेड बाई 1000 करने से जितना है, तो ये जितना भी है डिवाइडेड बाई 1000, तो 0 नहीं, ये क्या हो गया? गलत कैसे आ जा रहा है? गड़बड़ क्या हो गया? ये तो मैंने सही निकाला है, 0.02 ये करके। 1 किलोवाट का मतलब जो आ रहा है उसे 1 मेगावाट। क्या हो रहा है प्रॉब्लम में? ये 1000 मेगावाट का है। Okay. ये 1000 मेगावाट का है, कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट पर डे, 85%। ठीक है, इसके साथ तो कोई संग नहीं है। जनरेट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इतना, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज एज अंडर। ठीक है, तो ये जो मेरा खर्चा निकल के आया है 3,8840, एस्टिमेटेड पावर जनरेटिंग मेगावाट के हिसाब से है मेरा 3,10,250। तो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 मेगावाट कितना होगा? ये कुछ गलत हो रहा है। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 मेगावाट, तो ये 1000 मेगावाट का है। 1000 मेगावाट का इतना, तो 1 मेगावाट का कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, मतलब ये इंटू 1000 होना चाहिए। अच्छा देखो, ये ऐसे होगा ना, ये देखो, ये मेरा 1000 मेगावाट का निकल रहा है। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग मुझे निकालना है 1 मेगावाट, तो कैसे निकलेगा? हम यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं। देखो, 8840 का कॉस्ट लगता है जब हम लोग कितना जनरेट करते हैं? 3,10,250 पावर जनरेट करते हैं इन इन ए ईयर, ठीक है। अच्छा, तो फिर 1 के लिए
तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। 3,10,250 मेगावाट के लिए खर्चा 8840, तो 1 मेगावाट के लिए 8840 डिवाइडेड बाय 3,10,250। अच्छा, अब मुझे निकालना है 1 किलोवाट के लिए। अब 1 किलोवाट का कैसे निकालें? तो 1 मेगावाट, एस्टिमेटेड पावर जनरेशन ये नहीं है, 1000 मेगावाट एक दिन में, तो इतना मेगावाट। ये तो मेरा सही आ रहा है आंसर, बट इन्होंने इस पे इंटू 1 लाख किया है, फिर डिवाइडेड बाई 1000, तो मुझे वो समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 मेगावाट अगर 1000 होता है तो 1 किलोवाट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। बट इसमें क्यों किया है 1 लाख से मल्टीप्लाई, वो मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, उस खर्चे को लाख में ट्रांसफर किया मुझे लगता है। ओके, ये देखो 8840 डिवाइडेड बाई 3,10,250, तो ये तो इतना लाख है, ठीक है, इतना लाख। तो फिर 8840 और 50, 1 2 3 4 5, ठीक है, तब तो सही आंसर आएगा। तो ये गलत हो रहा था मुझे लग रहा है जितना, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2849.31, ठीक है, इतना खर्चा आ गया। अब मुझे निकालना है, ये आ गया कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 मेगावाट। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट, ठीक है। तो 1 मेगावाट का इतना खर्चा है, तो 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट, तो बेसिकली 1000 किलोवाट का खर्चा अगर इतना है, ठीक है, तो 1 किलोवाट का हो जाएगा 2849.31 डिवाइडेड बाई 1000। वो लैख है ना, तो लैख से नहीं कैलकुलेट करे, इसीलिए मेरा आंसर पॉइंट में आ जा रहा है, सारा मैच ही नहीं हो रहा था। तो ये डिवाइड हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 2.849, ठीक है। तो ये लैख में है, जब तक हम लोग लैख में नहीं लिखेंगे, या फिर जो आ रहा था पॉइंट में उतना लैख हो जाना चाहिए था आंसर, तो 5 जीरो बैठा दिया, बैठाने के बाद ये आंसर निकला, तो 2.849 ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो बस 15 तक ही है, और इसमें क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 15 तक मतलब इसके बाद जो भी है मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो एक ही इलास्ट्रेशन बाकी रहा, इलास्ट्रेशन 11, ठीक है। ये ऐसी होमवर्क लिख के रख रहे हैं, और बाकी इधर मेरा जो भी मतलब, शायद केस सिनेरियो भी होगा, 3 4 4 दिख रहा है, और शायद एक केस सिनेरियो है। देखते हैं, हाँ, 4 के बाद एक केस सिनेरियो भी आ रहा है, ठीक है। मतलब टोटल 5 और एक 6 क्वेश्चन। देखते हैं, एक दिन लगेगा कि 2 दिन में, तो एमसीक्यू है, तो मुझे लगता है 2 क्लास तो लगेगा। ठीक है, फिर आज इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am. Goodbye.